गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेंसन बॉयलर। ओके। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था लामोंट बॉयलर। ओके। तो अभी आज आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेंसन बॉयलर। तो लामोंट बॉयलर की हम लोगों ने थोड़ी सी डिस्कस की थी, वैसे कि वो 120 अराउंड 120 बार पे वो वर्क करता है और 45 टू 50 टन ऑफ 50 टन ऑफ स्टीम वो हर पर आवर वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है। तो लामोंट की कुछ लिमिटेशंस भी मैंने हम लोगों ने डिस्कस की थी वैसे। ओके। उसकी डिसएडवांटेजेस हम लोगों ने डिस्कस की थी कि वैसे उसमें देयर इज़ अ फॉर्मेशन एंड अटैचमेंट ऑफ बबल्स। ओके। और समझो कि उसमें ड्रम होता है, बराबर। उसके कारण समझो कि कुछ प्रॉब्लम्स, वो सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस वैसे कर लिया था। और आज पूरा डिस्कस करेंगे बेंसन बॉयलर के बारे में। ओके। यहाँ पे फिगर में हम लोग देख पा रहे हैं बेंसन बॉयलर कैसा होता है वैसे। ओके। तो ये जीटीयू में बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। जीटीयू में बहुत सारी बार पूछा गया क्वेश्चन है, वो करीबन 5 से 6 बार आज तक पूछा गया है। ठीक है। तो ये उसका एक डायग्राम है वैसे, बराबर, कि कैसे बेंसन बॉयलर वर्क करता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग थोड़ा फिगर को जूम कर देते हैं। ओके। तो बेंसन बॉयलर वर्क कैसे करता है। ओके। तो इन अ लामोंट बॉयलर द फॉर्मेशन एंड अटैचमेंट ऑफ बबल्स टेक प्लेस ऑन द इनर सरफेस ऑफ the boiler tube. This reduces the heat flow and steam generation as it offers the high thermal resistance than the water film. Okay. तो ये सब चीज़ें एलिमिनेट करने के लिए समझो कि वे बेंसन बॉयलर को इन्वेंट किया गया। ठीक है। क्योंकि समझो कि बेंसन बॉयलर में जो लामोंट की कुछ जो लिमिटेशंस थी वो इसमें कंप्लीट की गई। ओके। इट इज़ इंट्रोड्यूस बाय द बेंसन। ओके। इफ़ द बॉयलर प्रेशर इज राइज अबव क्रिटिकल प्रेशर। ओके। कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो बॉयलर का जो प्रेशर है वो समझो कि यहाँ पे मैंने भी बोला कि भाई बबल्स फॉर्मेशन हो रहे थे क्योंकि ये कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे काम कर रहा था, कम बार पे काम कर रहा था। ठीक है। वो अराउंड 120 बार। ओके। अराउंड 120 बार पे 120 बार पे वर्क कर रहा था लामोंट। ओके। यहाँ पे क्या है कि ये जो बेंसन बॉयलर है वो अराउंड 221.1 बार, यानी समझो क्रिटिकल वैल्यू ऑफ प्रेशर उससे भी ज़्यादा। ओके। तो अराउंड 350 बार पे ये बॉयलर वर्क करता है बेंसन बॉयलर जो है। तो उसमें क्या होता है, उसके कारण यहाँ पे द स्टीम एंड वाटर वुड हैव अ सेम डेंसिटी एंड देयरफॉर डेंजर ऑफ बबल फॉर्मेशन कैन बी एलिमिनेटेड। ओके। तो जो समझो बबल फॉर्मेशन की जो डेंजरनेस थी, बराबर, वो यहाँ पे एलिमिनेट की जा सकती है। ठीक है। तो द डिफ़िकल्ट समझो द डिफ़िकल्टी एक्सपेरिमेंट इन केस ऑफ लामोंट बॉयलर एज डेंजर ऑफ बबल फॉर्मेशन कैन बी इजीली एलिमिनेटेड। ओके। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ वन थ्रू बॉयलर। ओके। अभी हम लोग आप पूरा कंस्ट्रक्शन और सब कुछ देखेंगे। ये थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन बेंसन बॉयलर के बारे में, इसकी कितनी एडवांटेजेस है, कितना बेनिफिट है एज़ कम्पेयर टू लामोंट बॉयलर, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। बिकॉज वाटर इज़ फीड इनटू द बॉयलर एट वन एंड superheated steam discharged through the अदर एंड विदाउट यूज़ ऑफ ड्रम। यहाँ पे एक दूसरा बेनिफिट ये है कि यहाँ पे बॉयलर, समझो हम लोगों ने लामोंट बॉयलर जो देखा था उसमें बॉयलर ड्रम था यहाँ पे ये एरिया में। ओके। ये एरिया में बॉयलर ड्रम था हमारा, बराबर, ये बॉयलर ड्रम था और बॉयलर ड्रम में से स्टीम सेपरेट होके हम लोग सुपर हीटर में ले जा रहे थे, बराबर। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बॉयलर ड्रम है ही नहीं, पूरा बॉयलर ड्रम एलिमिनेट किया गया है, बराबर। तो उसका एक बेनिफिट ये है कि सम बॉयलर ड्रम का नहीं है तो इसका बेनिफिट ये है कि डायरेक्टली वन एंड टू अदर एंड डायरेक्टली सुपर हीटेड स्टीम हमको मिलती है। ओके। समझो कि ये जो बेंसन बॉयलर है वो उसमें उसमें ये क्या है कि ये हाई प्रेशर बॉयलर जो है, बराबर। ओके। देन फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर है। ओके। वंस थ्रू बॉयलर भी बोल सकते हैं और ये वाटर ट्यूब बॉयलर है। ओके। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम वाटर ट्यूब और फायर ट्यूब बॉयलर की बात करी थी। वैसे वाटर ट्यूब किसे बोलते हैं, फायर ट्यूब किसे बोलते हैं, फिर से एक बार देख लेता है। ओके। वाटर ट्यूब यानी समझो कि पाइप में ये जो पूरा पाइपिंग सिस्टम है, यहाँ पे जो पाइपिंग सिस्टम ये पूरा का पूरा है, बराबर। वहाँ पे क्या है कि पाइप के अंदर यहाँ पे वाटर का मूवमेंट होता है। ठीक है। वाटर अंदर रोटेट करता रहता है। ठीक है। वाटर अंदर घूमता रहता है। ठीक है। और जो फायर ट्यूब है उसमें क्या है कि वाटर जो है वो आजू बाजू के सरफेस में होता है और
वाटर आजू बाजू की सरफेस में होता है और जो पाइपिंग है उसके अंदर क्या होता है, फायर होता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है वैसे। ओके, ठीक है। ओके, अभी समझो कि हम लोग उसके कंस्ट्रक्शन पे जाते हैं, कैसे कंस्ट्रक्शन इसका है। ओके, और समझो कि ये जो बॉयलर है, समझो सबसे पहले थोड़ा सा इसका कंस्ट्रक्शन पे हम लोग देख लेते हैं। ओके, ओके, तो सबसे पहले जो फीड वाटर जो है वो हॉट वेल में से फीड वाटर यहाँ पे इकोनोमाइज़र में जाता है। ठीक है, इकोनोमाइज़र में फीड वाटर जाता है, समझो सबसे पहले। ओके, ये है हमारा इकोनोमाइज़र। ये जो ट्यूब्स है वो हमारी इकोनोमाइज़र ट्यूब है, ये पूरी की पूरी। ओके, ये वाली जो ट्यूब है वो है इकोनोमाइज़र। इकोनोमाइज़र का काम क्या है, मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था वैसे। इकोनोमाइज़र क्या करता है कि जो समझो कि वाटर है, जो फीड वाटर है, उसको बेसिकल जो इनिशियल हीट देता है। ठीक है, ओके। देन आफ्टर इकोनोमाइज़र में से समझो थोड़ी सी हीट लेके जो वाटर है, बराबर, वाटर यहाँ पे रेडिएंट सुपर हीटर में आता है। समझो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ पे होता है, रेडिएंट सुपर हीटर में। ठीक है, रेडिएंट सुपर हीटर में क्या होता है, यहाँ पे समझो ऑलमोस्ट समझो 95% जितना जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, रेडिएंट सुपर हीटर में क्या होता है, 95% जितना जितना जो वाटर है, बराबर, वो समझो कि ये हम लोग ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे 20 to 30%, 20 to 30%, बराबर, जितनी हीट यहाँ पे इकोनोमाइज़र में मिलती है पूरे, एक ये अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन है। यहाँ पे 20 to 25% जितनी हीट जो है, बराबर, जो लॉस होने वाली थी, बराबर, यहाँ से हीट जो बाहर निकलने वाली थी वो हीट अराउंड समझो अराउंड 15 से 25% जितनी जो हीट है वो इकोनोमाइज़र में से वाटर को मिल जाती है। तो एक बेनिफिट ये रहता है। ओके, देन आफ्टर समझो ऑलरेडी 20% वाली हीट है तो उसको ज़्यादा गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो यहाँ पे अराउंड और 60 to 70% जितनी हीट यहाँ से मिल जाती है। ओके, तो क्या होता है कि अराउंड यहाँ पे समझो टोटल जो अमाउंट है वो 95% जितनी हीट, 95 to 98% जितनी हीट है वो रेडिएंट सुपर हीटर में से समझो हीट है वहाँ तक ले लेती है। ठीक है, तो रेडिएंट सुपर हीटर जो है वो क्या करता है, वो ज़्यादा है समझो यहाँ पे ऑलमोस्ट समझो कि 95% जितने वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, देन आफ्टर हम लोग बात करेंगे। ओके, जो रेडिएंट सुपर हीटर में जो ओके, जो रेडिएंट सुपर हीटर में से जो थोड़ी सी अमाउंट ऑफ वाटर पार्टिकल्स जो बाकी रह गया है, बराबर, वो रेडिएंट सुपर हीटर में से यहाँ से वो कन्वेक्टिव इवेपोरेटर में आता है। ठीक है, ओके, तो कन्वेक्टिव इवेपोरेटर में क्या होता है, कन्वेक्टिव जो इवेपोरेटर है वो जो समझो थोड़ा बहुत भी बाकी रह गया है वाटर, बराबर, उसको क्या करता है वो, ठीक है, वो 19 अब उसको अराउंड 98% जितना हीट, यानी समझो ये जो हीट लॉस यहाँ से जो हीट लॉस जो बाहर निकल रही है, समझो, तो वो हर एक एरिया में जा के समझो कि वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करती है प्रॉपरली। ओके, और देन आफ्टर फाइनली समझो यहाँ से कन्वेक्टिव इवेपोरेटर में से सीधा फाइनली सुपर हीटर में समझो, यानी समझो करीबन 3, नंबर 1 इकोनोमाइज़र, 2, 3 और 4, ये 4 जगह पे पूरा का पूरा रोटेशन हो के कम्प्लीटली ऑलमोस्ट 100% जितना जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो बाद में निकलती है वो है ड्राई एंड सुपर हीटेड स्टीम। ओके, ये है, ओके, सुपर हीटेड स्टीम वो कम्प्लीटली ड्राई होती है, जो बॉयलर जो यहाँ से प्राइम मूवर्स के थ्रू हमको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए बेनिफिट काम में आती है। ठीक है, और ये हमारा यहाँ पे टरबाइन लगा हुआ होता है। ओके, सुपर हीटेड टू स्टीम टू टरबाइन। ओके, यहाँ पे टरबाइन लगा हुआ होता है, ये टरबाइन जो है, बराबर, यहाँ से देन आफ्टर ये हमारा शाफ्ट, टरबाइन शाफ्ट है, यहाँ से जनरेटर से कनेक्टेड होता है वो शाफ्ट। ओके, यानी ये पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन है। ओके, और थोड़ा सा जो कंस्ट्रक्शन में मैं बात करूँ भी, तो जो नीचे का जो एरिया है, बराबर, नीचे का जो एरिया है वो है कॉल गेट। ओके, यहाँ पे ये पूरा बॉयलर जो यहाँ से पूरी सिस्टम को हीट मिलती है। ठीक है, ये फायर है, ये कॉल और गेट। ओके, गेट यानी जहाँ पे कोल को रखा जाता है फायर करने के लिए। ओके, अभी समझो कि सेम हम लोगों ने बात करी थी लास्ट टाइम जो लामोंट बॉयलर, उसकी तरह ही यहाँ पे समझो कि कोल्ड एयर जो है वो इन होती है यहाँ से, ओके, ब्लोअर के थ्रू।
देन आफ्टर यहाँ पे ये एयर प्रीहीटर रखा हुआ है। एयर प्रीहीटर में जो एयर यहाँ पे यूज़ होने वाली है, बराबर, कोई भी कंबशन होता है तो एयर के बगैर होता ही नहीं है, ठीक है। तो जो एयर यहाँ पे यूज़ होने वाली है वो एयर यहाँ पे कहाँ से मिलती है, ओके, एयर प्री हीटर से वो एयर। तो क्या होता है कि अगर समझो कोल में कोई समझो कि वेट मॉइस्चर कंटेंट और वेट पार्टिकल्स जो भी है वो समझो इनिशियल हॉट एयर के कारण वो ड्राई हो जाता है और हमको कंबशन में बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पे भी समझो उसके कारण बॉयलर की एफिशिएंसी इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन है, बराबर। ये जो पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन जो है वो है बेंसन बॉयलर का, ओके। उसके कुछ एडवांटेजेस के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं बेंसन बॉयलर के, ओके ओके। तो जनरेशन ऑफ स्टीम एट प्रेशर हायर देन क्रिटिकल प्रेशर, सो डू नॉट रिक्वायर्ड एनी इवापोरेटर ड्रम, ओके। तो यहाँ पे समझो कि एक भी उसमें जो इवापोरेटर ड्रम की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे हायर प्रेशर पे वर्क होता है more than critical pressure. There is no drum, so total weight of the boiler is reduced, okay, and cost is also reduced, okay। तो यहाँ पे क्या है कि ड्रम हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, ड्रम यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो समझो कि ड्रम नहीं है तो ड्रम का कंस्ट्रक्शन करने का कोई कॉस्ट भी नहीं रहता है। और दूसरा कि टोटल समझो वेट ऑफ बॉयलर इज़ अराउंड 20% लेस देन अदर बॉयलर्स, ओके। तो यहाँ पे वेट एलिमिनेट होता है, तो उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एज कम्पेयर टू अदर बॉयलर्स कम होता है, ओके। नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर रिक्वायर्स एक्सपांसन जॉइंट्स बट इट इज़ डज नॉट रिक्वायर्ड इन बेंसन बॉयलर, ओके। तो समझो नॉर्मल जो है उसमें एक्सपांसन जॉइंट की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पे एक्सपांसन जॉइंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ओके ओके। हेंस बेंसन बॉयलर कैन बी स्टार्टेड वेरी क्विकली बिकॉज ऑफ वेल्डेड जॉइंट, क्योंकि ये जॉइंट में वेल्डेड जॉइंट के कारण समझो जल्दी से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, ओके ओके। इरेक्शन ऑफ बॉयलर इज़ ईजियर देन क्विकर, ओके। यहाँ पे जो इरेक्शन है बॉयलर जो समझो ये एकदम ईजियर और क्विकर है, ओके। अ पार्ट एंड ओवरलोड इज कैन बी ऑपरेटेड इकोनॉमिकली बाय वेरिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर, ओके। समझो कि यहाँ पे समझो ये लोड हम लोग लोड को मैच कर सकते हैं, जितना लोड की ज़रूरत पड़ती है वो इकोनॉमिकली और वेरी हाई टेम्परेचर और प्रेशर हमको उसको वेरी कर सकते हैं। हाई जनरेशन रेट ऑफ स्टीम, ओके। यहाँ पे स्टीम जनरेशन रेट है वो वेरी हाई है। ये सब उसके एडवांटेजेस है। और डिसएडवांटेज की बात करते हैं अभी हम लोग, तो सॉल्ट डिपोजिशन एंड स्केडिमेंट ऑन द इनर सरफेस ऑफ वाटर ट्यूब्स, ओके। समझो यहाँ पे हम लोगों ने बॉयलर ड्रम एलिमिनेट किया, हाई प्रेशर के कारण हम लोगों ने बबल्स एलिमिनेट किए, पर अभी सॉल्ट डिपोजिशन का जो है वो समझो लामोंट की तरह यहाँ पे भी समझो कि है ही, ओके ऑलरेडी, ठीक है ओके। डेंजर ऑफ ओवर हीटिंग, ये समझो हाई प्रेशर पे वर्क करता है तो इसमें ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम रहता है, ठीक है। तो ये सब उसके डिसएडवांटेजेस हैं। हम लोगों ने अभी जस्ट डिस्कस किया वो है लामोंट बेंसन बॉयलर, ओके। अभी समझो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में वो है लॉफलर बॉयलर, ओके। थैंक यू फ्रेंड्स, ओके। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लॉफलर बॉयलर, ओके। तो लॉफलर बॉयलर और समझो कि बेंसन बॉयलर, उसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। यहाँ पे जो बेंसन बॉयलर और जो आगे लामोंट बॉयलर हम लोगों ने डिस्कस किया था, वैसे उसमें क्या था कि जो समझो कि जो स्केल फॉर्मेशन की बात करी थी, सॉल्ट डिपोजिशन की बात करी थी, बराबर, वो यहाँ पे लॉफलर बॉयलर में समझो थोड़ा सा डिज़ाइन चेंजेस करके वो हम लोगों ने एलिमिनेट किया है, ठीक है। तो वो एलिमिनेट कर सकते हैं, ओके। तो इसमें समझो कि थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे लॉफलर बॉयलर के बारे में, ओके। कि लॉफलर बॉयलर बेसिकली है क्या, द हाई प्रेशर फीड पंप draw water through the economizer delivers in it into the overheating drum, okay। ये है लॉफलर बॉयलर का पूरा कंस्ट्रक्शन, सॉरी लॉफलर बॉयलर। लामोंट एंड बेंसन बॉयलर, द मेजर डिफिकल्टी एक्सपीरियंस इज डिपोजिशन ऑफ सॉल्ट एंड स्केडिमेंट ऑन इनर सरफेस ऑफ ट्यूब, ओके। तो यहाँ पे क्या है, दिस डिफिकल्टी इज सॉल्व इन लॉफलर बॉयलर बाय द प्रिवेंटिंग द फ्लो ऑफ वाटर इनटू द बॉयलर ट्यूब्स, ओके। तो यहाँ पे क्या है, जो समझो वाटर के जो फ्लो है उसको कंट्रोल करके ये जो समझो यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन चेंज किया गया है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे वैसे क्या चेंजेस किया हुआ है एज कम्पेयर टू बेंसन एंड लामोंट बॉयलर, ओके। द मोस्ट ऑफ स्टीम इज जनरेटेड आउटसाइड द ट्यूब एंड इन evaporating ड्रम यूजिंग पार्ट ऑफ सुपर हीटेड स्टीम कमिंग फ्रॉम द बॉयलर। तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारी जो हीट है, मोस्ट ऑफ जो हीट है वो आउटसाइड, जो ड्रम के आउटसाइड में हम लोग जनरेट कर रहे हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। इन द बॉयलर मोर स्टीम सर्कुलेशन इज यूज्ड रादर देन द
वाटर ऑफ द अदर बॉयलर। ओके, तो यहाँ पे क्या है समझो कि वाटर सर्कुलेशन बहुत ही कम दिया हुआ है, वाटर सर्कुलेशन को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और समझो कि यहाँ पे स्टीम को ज़्यादा सर्कुलेट किया गया है। ओके, हैंस स्टीम इज हीट कैरिंग एंड हीट एब्जॉर्बिंग मीडियम। ओके, टाइप्स ऑफ बॉयलर, ये जो टाइप बॉयलर टाइप्स है जो वो फोर्स सर्कुलेशन है। ओके, ये हाई प्रेशर बॉयलर है एंड वाटर ट्यूब बॉयलर है। ओके, यहाँ पे ये टाइप्स जो है वो है वाटर ट्यूब बॉयलर है। ओके, फोर्स सर्कुलेशन सिस्टम इसमें यूज़ होती है बट एज कम्पेयर एज सेम टू बेंसन बॉयलर एंड लामोंट बॉयलर। ओके, तो ये एक बेसिक था वैसे। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन कैसे है, हम लोग कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं वैसे। ओके, द हाई प्रेशर फीड पंप ड्रॉज वाटर थ्रू द इकोनोमाइजर एंड डिलीवर्स इट इनटू द इवोपरेटिंग ड्रम। ओके, तो यहाँ पे हम अभी सेम सिस्टम अभी हम लोगों ने देखा, जो फीड वाटर है वो इकोनोमाइजर में यूज़ हो रहा है। ओके, फीड वाटर इकोनोमाइजर का क्या काम है, जो वाटर को प्री हीट करता है। इकोनोमाइजर जो पूरा एरिया है वाटर को प्री हीट करता है। ओके, देन आफ्टर उसमें क्या होता है कि समझो ये जो इकोनोमाइज़र में से जो है, इकोनोमाइजर में से जो वाटर आ रहा है बराबर, अभी मैंने बोला था कि अराउंड 15-20% जितनी हीट ऑलरेडी ले लेता है। देन आफ्टर उसको एक इवोपरेटिंग ड्रम में ले जाया जाता है, हॉट वाटर को। ठीक है, ये कहाँ पे, इवोपरेटिंग ड्रम में ले जाया जाता है। ठीक है, इकोनोमाइजर में से यहाँ पे ले जाया जाता है। ठीक है, और देन आफ्टर समझो कि यहाँ पे स्टीम सर्कुलेटिंग पंप है। ओके, ये जो है वो हमारा स्टीम सर्कुलेटिंग पंप है बराबर। तो और देन आफ्टर जो सुपर हीटर में से 35% जो स्टीम बनी हुई है। ओके, अभी जो पूरी साइकिल कंप्लीट होगी, साइकिल कंप्लीट होने के बाद जो 35% ऑफ यानी 1/3 ऑफ स्टीम, ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ स्टीम को फिर से यहाँ पे नोज़ल के थ्रू मिक्सिंग चैम्बर में लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे चैम्बर में लिया जाता है। ठीक है, इवेपोरेटिंग ड्रम में लिया जाता है। ठीक है, तो मिक्सिंग जो नोज़ल है वो क्या करती है, जो इवेपोरेटिंग ड्रम के जो इवेपोरेटिंग ड्रम में जो इकोनोमाइज़र में से जो वाटर यहाँ पे आया उसको स्टीम के साथ मिक्स करती है। ठीक है, देन आफ्टर उसको फिर से पंप के थ्रू रेडिएंट सुपर हीटर में लिया जाता है। देन आफ्टर इसको कन्वेक्टिव सुपर हीटर में लिया जाता है। ठीक है, और फिर ऐसे ये रोटेशन चलता रहता है। ठीक है, ये रोटेशन चलता रहता है। तो 35% जो हमारी 100% यहाँ पे स्टीम बनी, ओके, उसमें से 1/3 ऑफ स्टीम है जो वो यूज़ होती है सर्कुलेशन में। ठीक है, किसके साथ, जो इकोनोमाइज़र में से जो वाटर यहाँ पे आ रहा है उसके साथ ये नोज़ल जो हॉट वाटर को मिक्स करती है। समझो बराबर, ये बस कंस्ट्रक्शन में मेन डिफरेंस है यहाँ पे। ठीक है, लो फ्लोर बॉयलर में। ओके, समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा समझने में डिफ़िकल्टी हो रहा है तो मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ आपको। ओके, जो ये समझो, ये जो फर्स्ट लेयर है जो हमारा है बराबर, वो है इकोनोमाइज़र वाला ऊपर का लेयर बराबर। ओके, इकोनोमाइज़र में से जो हॉट वाटर है वो कहाँ पे आता है, यहाँ पे समझो इवोपरेटिंग ड्रम में। इवोपरेटिंग ड्रम में हॉट वाटर आया। ठीक है, और वो वाटर है वो कहाँ पे ले जाया जाता है, सुपर हीटर में, रेडिएंट सुपर हीटर में। ठीक है, रेडिएंट सुपर हीटर में अराउंड 95% जितनी स्टीम कन्वर्जन हो जाती है। ठीक है, देन आफ्टर उसको कहाँ पे, कन्वेक्टिव सुपर हीटर में ले लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 99% जितनी स्टीम बन जाती है वाटर में से। ओके, अभी उसमें से अराउंड 35% जितनी स्टीम वो फिर से कहाँ पे आती है, यहाँ पे फिर से आती है इवोपरेटिंग ड्रम में, मिक्सिंग नोज़ल के थ्रू जो ऑलरेडी कन्वेक्ट इकोनोमाइज़र वाला जो वाटर है उसके साथ इसको मिक्स किया जाता है। यानी समझो कि हॉट वाटर के साथ स्टीम को बार बार मिक्स किया जाता है। ठीक है, तो स्टीम को मिक्स करके उसको फिर से यहाँ पे ले जाता है। यानी 35% स्टीम का ही हम लोग यूज़ करते हैं टू टरबाइन, और बाकी की जो स्टीम है उसको यहाँ पे हीटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। कहाँ पे, इकोनोमाइज़र वाला जो वाटर है वो यहाँ पे उसके साथ में ये 5% ऑफ स्टीम को यहाँ पे समझो मिक्स किया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि ये रोटेशन पूरा हर बार फिरता ही रहता है, घूमता ही रहता है। ठीक है, तो ऐसे करके देन आफ्टर जो फाइनली हम लोग स्टीम प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो स्टीम है वो ऑलमोस्ट बॉयलर ड्रम के बाहर ही बनाई जाती है। यहाँ पे समझो बराबर, वाटर है वो समझो 65% जितनी स्टीम जो यहाँ पे इकोनोमाइज़र में समझो कि यूज़ हो जाती है बराबर, इकोनोमाइज़र की स्टीम के साथ मिक्स हो जाती है। तो क्या होता है कि वो वाटर भी ऑलमोस्ट एज अ स्टीम रिएक्ट करता है। ठीक है, तो क्या होता है कि वो
यहाँ पे स्केल फॉर्मेशन को समझो कम कर देता है, ठीक है। ओके, ये पूरा एक कंस्ट्रक्शन हुआ। ओके, द समझो इसकी समझो कुछ एडवांटेजेस हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं वैसे। बाय बाय। द इवेपोरेटिव ट्यूब इज दिस बॉयलर कैरी सुपर हीटेड स्टीम। सो यहाँ पे जो ट्यूब्स है वो कम्प्लीटली सुपर हीटिंग, हम लोग बात करें तो जो इवेपोरेटिव ट्यूब जो है वो कम्प्लीटली सुपर हीटेड स्टीम को कैरी करती है। सो देर इज़ नो सॉल्ट डिपोजिशन ऑन द सर्फेस ऑफ ट्यूब। ओके, ये बॉयलर कॉम्पैक्ट है, हाई स्टीम जनरेशन कैपेसिटी है, और दिस बॉयलर इज सुटेबल फॉर द मरीन एप्लीकेशंस। ओके, मरीन एप्लीकेशंस में ये बॉयलर बहुत ही सूटेबल है। ओके, ये इसके कुछ एडवांटेजेस थे। ओके, अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस, अभी समझो कि ऑलमोस्ट जो बॉयलर्स है उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके, ओके, थोड़े थोड़े चेंजेस करके उसको अलग अलग नाम दिया गया है। जो भी प्रॉब्लम्स थी उसको एलिमिनेट कर करके उसको कुछ नाम दिया गया। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे वेलॉक्स एंड स्केडमिंट हार्टमैन बॉयलर। ओके, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।